हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ईडीओ के लिए इकोनॉमिक सर्वे से इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 यहां से हम लोग देखेंगे संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। मतलब यहां पर हम लोग आपके सिलेबस में जो बैंकिंग वाला पोर्शन दिया है वो बैंकिंग वाला पोर्शन हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। बैंकिंग के साथ साथ जो सहकारिता है, कोऑपरेटिव वाला सेक्शन है, वो भी यहाँ से कवर्ड हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक सेक्शन इकोनॉमिक सर्वे से है। तो जो ही न्यूली जो नवीन डेटा होंगे उस डेटा को भी हम लोग देखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब इस वीडियो से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली फंसेंगे जो डेटा वाले होंगे और जो भी स्कीम्स के होंगे। ठीक, सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो 2-3 नंबर का आपका कवर करेगा ईडीओ एग्जाम में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग एवं सहकारिता को आगे देखने से पहले मैं आपको हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं जो कि स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से। इसका रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपीज़ है पूरे टेस्ट के लिए। ये आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये हमारे टेस्ट का टाइम टेबल है, ये टेलीग्राम में डला हुआ है। टेलीग्राम चैनल से आप जाके देख सकते हो। टोटल 15 टेस्ट होने वाले हैं जिसमें जीएस के, इंडियन जीएस के 2 टेस्ट होंगे और छत्तीसगढ़ जीएस के 3 टेस्ट होंगे। तो टाइम टेबल देख लेना। आज इनको भी चाहिए टेस्ट तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग। हम लोग पहले बैंकिंग को लेके चलेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सहकारिता। तो वर्ष 2024-25 में जो जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी का मतलब होता है, इसको आप ऐसा मान के चलिए, स्टेट इनकम, जो राज्य की इनकम होती है उसको बताने वाला एक इंडिकेटर है। जितना ज्यादा जीएसडीपी होगा, जितना ज्यादा जीडीपी होती है, उतना ज्यादा हमारा स्टेट का इनकम होगा। ठीक है, राज्य की आय, इतना समझिए। ठीक है, बाकी हम इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे। आप जीएसडीपी का मतलब इतना ही समझिए, स्टेट इनकम बताने वाला एक इंडिकेटर है। ठीक, तो जीएसडीपी में जो बैंकिंग क्षेत्र है इसका योगदान है इतना लाख रुपए, इतना 9.2 लाख, मतलब 2 बार लाख लगेगा। मतलब जीएसडीपी में जो बैंक से हमारे राज्य को इनकम प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9,29,472 लाख रुपए। मतलब यहां पर इतने जीरो और लगा देना, एक आधा ही सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो इतने लाख रुपए का, इतने जो डिजिट लिखा है उतने रुपए का हमें हमारे जीएसडीपी में योगदान हो रहा है, जो कि काम का नहीं है। आपको इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखिए आप लोग, 9.2 लाख, फिर एक और लाख आ जाएगा, इतना रुपए योगदान है जीएसडीपी में। ठीक, अब आगे देखिए, राज्य में बैंकों की संख्या मार्च 2024 में 47 है। अभी हम लोग टेबल के फॉर्मेट में भी देखेंगे, यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में पूरा डेटा, हर चीज, जितने अपडेटेड डेटा है ना यहाँ पर आपको मिलेगा। कोशिश करिएगा वीडियो लास्ट तक देखने का, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे राज्य में बैंकों की संख्या कितनी है, 47। राज्य में 47 बैंक है और टोटल 47 बैंक हो गए। और अगर शाखा पूछा गया ब्रांच की संख्या कितनी है तो 3,412। जैसे बैंक हो गया, एक एग्जांपल के रूप में बता दिया, मैं आपको बताऊं, एसबीआई। एसबीआई एक बैंक हो गया, 47 में से एक बैंक हो गया एसबीआई। अब इसके बहुत सारे ब्रांच होंगे, जैसे बिलासपुर में राजेंद्र नगर एक ब्रांच हो गया, नेहरू चौक एक ब्रांच हो गया, एक और ब्रांच हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांच होंगे। उसी प्रकार रायपुर हो गया, रायपुर में इमलीपारा ब्रांच हो गया, है ना, जयस्तंभ चौक वाला ब्रांच हो गया। तो ऐसे अलग अलग ब्रांच होंगे। ठीक, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रख लो कि बैंक कितने हैं। 47 बैंक हैं हमारे राज्य में वर्तमान में, और शाखा कितनी हो जाएंगी, 3,412। अब जमा राशि इतने करोड़ रुपए जमा है, ये काम का नहीं है, बस इतना याद रखो, राज्य में बैंकों की संख्या मार्च 2024 की स्थिति में 47 है और ब्रांच की संख्या 3,412। ठीक, अब ये डेटा हो गया। दूसरा डेटा जो आपको याद रखना है वो है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कितनी संचालित है वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में। तो 2058, ये डेटा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बार बार बोलूं, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डेटा जनरली पूछा ही जाता है व्यापम में या पीएससी में। तो अभी आप लोग डेटा याद रखिए, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, साख का मतलब क्रेडिट से है
मतलब लोन से। अभी हम लोग देखेंगे क्रेडिट, साख का मतलब क्रेडिट, मतलब जो सहकारी समिति होगी, जो गांव से होंगे उनको पता होगा, जो लोग खेती को बहुत बारीकी से देखे होंगे, जब खेती स्टार्ट होता है जून जुलाई में, तो उसके पहले लोन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, है ना, जो अभी 0% चल रहा है, 0% ब्याज पर क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। अब ये जो लोन है, ये एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि 0% ब्याज दर पर लोन कब से स्टार्ट हुआ, तो मैं डेट का ईयर बता दूंगा आप लोग को, ये ईयर आपको बता दूंगा आगे। ठीक, तो ये जो लोन दिया जा रहा है ये किसके माध्यम से दिया जाता है, तो एक सहकारी जो साख सहकारी समिति होती है, इन समिति के माध्यम से दिया जाता है। आप लोग अपने गांव में ही जहां पर धान उपार्जन केंद्र होता है, जनरली जहां धान को बेचा जाता है, उन्हीं केंद्र में सहकारी बैंक के कर्मचारी हो गए या बैंकर हो गए, वो बैठते हैं लोन देने के लिए, उन्हें ही बोलते हैं साख सहकारी समिति। ठीक है, आप लोग देखे होंगे आपके ही गांव के कुछ लोग वहां अपॉइंट होते हैं, जो जिनको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होता है, और वही इस समिति में क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इतना जानने की जरूरत नहीं है क्या है कैसा है, बस इतना आप जान लो कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कितनी है, तो 2058 है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और ये समिति का काम क्या है, साख मतलब लोन देना, क्रेडिट देना, बस इतना ही काम है। ओके, बस इतना याद रखिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला डेटा तो यही हो गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कितनी है, 2058 है। अब इस समिति में कितने लाख कृषक सदस्य है, तो ये 29.05 लाख, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, 29.05 लाख कृषक सदस्य इसके क्या है, इस समिति के सदस्य है कृषक, इतना बस याद रखिए। आगे देखें, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 1/4/2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी की मैं बात कर रहा था कि ये 0% ब्याज दर में, मतलब आपको ब्याज नहीं देना है। जैसे मैंने इस समिति से मान लो 1 लाख रुपए क्रेडिट लिया, वो भी कैसा क्रेडिट रहेगा, ये अल्पकालीन कृषि ऋण रहेगा, याद रखना, अल्पकालीन कृषि ऋण लिया 1 लाख रुपए, तो 1 साल बाद मैं जब जमा करूंगा तो मैं केवल 1 लाख रुपए ही जमा करूंगा। ठीक है, मुझे इसमें ब्याज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2014 से इसमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ रहा, उसके पहले ब्याज लिया जा रहा था। अब कितने परसेंट लिया जा रहा था वो आगे आपको टेबल में मिल जाएगा। ठीक, सो द डेटा इज इंपॉर्टेंट कि अल्पकालीन जो कृषि ऋण है वो 1/4/2014 के से क्या है, ब्याज मुक्त है। आगे देखें, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। अब अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है, तो ये 2739 इतने धान उपार्जन केंद्र है। अब धान उपार्जन केंद्र कहाँ क्या होते हैं, वो सोसाइटी जहां पर हम धान बेचने जाते हैं, जो गांव से होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे, जहां धान बेचने जाते हैं वो क्या है, धान उपार्जन केंद्र है, और उनकी संख्या है 2739, और ये सारे धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड है। ओके, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, अब ये टेबल देख लेना, ये टेबल इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि घट बढ़ रहा है या कांस्टेंट चल रहा है या केवल बढ़ रहा है या केवल घट रहा है, तो इसको देख लेते हैं, ये बता देता हूं क्या है। जो राज्य का, जो हम लोग अभी देख रहे थे जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि 2024-25 में, ये 2024-25 में अभी अभी वर्तमान के जो इकोनॉमिक पीरियड बोलते हैं उसमें बैंकिंग का कितना भागीदारी था, 9.2 लाख, अभी हम लोग देखें थोड़ी देर पहले, इतना भागीदारी था 9.2 लाख। ठीक, आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो, इसके पहले ईयर में 8.7 लाख था, उसके पहले में 2022-23 में 8.1 लाख था, है ना। तो वृद्धि प्रतिशत भी आपको देखना है और हिस्सा प्रतिशत देखना है। वृद्धि मतलब पहले से, जो इसके पहले से, मैं तो इसको जूम कर देता हूं थोड़ा, ये आपको दिख रहा होगा, इसके पहले मतलब 2022 से 24 से
सॉरी 2023-24 से 24-25 में कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 6.43% बढ़ा। ये डेटा है कितना परसेंट बढ़ा प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और जैसे मान लो 2022-23 में कोई ये हमारे बैंक का योगदान मान लो 100 रुपए रहा होगा, तो इस साल 6.43 बढ़ गया तो 106.43 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इतना 6%, 6.43% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है इस साल पिछले साल की तुलना में। और अब ये क्या था, वृद्धि है। और ये वाला जो कॉलम को दिख रहा है ये योगदान है। हमारे मान लो जीएसडीपी, टोटल जीएसडीपी मान लो 100 रुपए है, तो इसमें से बैंकिंग का योगदान कितना रहेगा, 3.03, मतलब 3 रुपए के आसपास। अगर टोटल स्टेट इनकम, हमारे राज्य का टोटल इनकम इस 24-25 वाले ईयर में 100 रुपए है, तो बैंकिंग क्षेत्र का योगदान कितना है, 3 रुपए। बस इतना ही मतलब है, इतना ही आप जानो, बाकी जरा जानने की इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम लोग पिछले साल से तुलना करेंगे तो इधर देखोगे आप, यहाँ पर 8.23 दिख रहा है, फिर यहाँ 4.08 दिख रहा है, फिर यहाँ माइनस में आ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये घट गया, फिर ये घट गया, मतलब ये घट बढ़ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसा रहा हमारे जो बैंकिंग सेक्टर का जो हिस्सा है उसका वृद्धि प्रतिशत कैसा है, घट बढ़ रहा है, बस इतना याद रख लो। हिस्सा प्रतिशत कैसा है, वो भी घट बढ़ रहा है। ये देखोगे 2.98, फिर बढ़ के 3.01 हुआ, फिर बढ़ के 3.05 हुआ, उसके बाद फिर घट के लास्ट ईयर से घट के कितना हो गया, 3.03 हो गया। तो 3.05 से घट के 3.03 हो गया, तो ये घट बढ़ रही है, ठीक है। ये पीएससी में पूछता, जनरली अगर नहीं पूछा जाता, देखोगे आप लोग, ये कर्व के माध्यम से बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, यही चल रहा है। और ऐसे भी देखोगे तो ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक। सो नॉर्मली ये क्या है, घट बढ़ रहा है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले ही बता दिया हूं, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है डेटा। इसमें केवल 2024 से 25 के बीच में आपको जो जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, मतलब डेटा है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले से घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे डेटा याद नहीं होंगे, 2-3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जो काम काम का चीज है बस वही आपको देखना है, ऑलरेडी मैं उसको लिख भी दिया हूँ, ठीक। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ एक्सपांड कर रहा है तो बैंक्स भी बढ़ेंगे। तो बैंकिंग गतिविधियों को गति देने में की दिशा में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया है, जो हर 3 माह में बैठक करता है और उसमें समीक्षा किया जाता है, कोई काम का नहीं है, ठीक। अगर एग्जाम में आया तो बस इतना याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में बैंकिंग के क्षेत्र में एक समिति बनाई गई है, जो हर 3 साल में, सॉरी हर 3 महीने में, त्रैमासिक है, 3 बार में उसका बैठक होता है, कोई काम का नहीं है। आगे देखें, छत्तीसगढ़ में बैंकिंग अवसंरचना, इसको देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे छत्तीसगढ़ में कितने शाखा हैं और कितने बैंक हैं, तो ये आप लोग देखे थे 34-12 शाखा टोटल है, ठीक है। मार्च 2024 के अंत तक का डेटा है ये मतलब इतना ही डेटा आपको पढ़ना है। तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांचों की संख्या कितनी है, बैंक के ब्रांचों की संख्या 1483, ठीक। सेमी अर्बन मतलब अर्ध शहरी, जो पूर्ण रूप से शहरी भी नहीं है और पूर्ण रूप से ग्रामीण भी नहीं है, तो उनको सेमी अर्बन बोलते हैं, अर्ध शहरी। तो अर्ध शहरी में कितने बैंक के शाखा है, तो 920 शाखा है। और लास्ट है शहरी शहरी इलाकों में, मतलब अर्बन एरियाज में बैंक के ब्रांचेस कितने हैं, 1009 ब्रांचेस है, ठीक। तो ये डेटा काम का नहीं है, नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में कि रूरल में कितने ब्रांचेस हैं, सेमी अर्बन में कितने ब्रांचेस हैं और अर्बन एरियाज में कितने बैंक के ब्रांचेस हैं, नॉर्मली नहीं पूछा जाना चाहिए इतना डेटा। बट एक बार देख लो, मोटा मोटा ऑप्शन से एलिमिनेट करते बने। ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने ब्रांचेस हैं हमारे राज्य में, तो 3,412 टोटल बैंक ब्रांचेस हैं, ठीक। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनमें से 71% शाखाएं, जो ब्रांचेस हैं, वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, ठीक है। आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ का 60-70% रूरल एरियाज में आता है, तो ऑब्वियसली ब्रांच भी वहीं होंगे। 71% जो ब्रांच है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है,
ठीक। एटीएम की संख्या, अब एटीएम की संख्या तो नहीं ही पूछना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 714 एटीएम है, अर्ध शहरी वाले में 1066 है, शहरी केंद्रों में 1827 एटीएम। एटीएम तो नहीं ही पूछना चाहिए। टोटल एटीएम जो लगे हुए हैं वो 3607 है, नहीं ही पूछना चाहिए। ठीक, बट अब लिया है तो देख ले रहा हूं। अब ये टेबल हो गया। ठीक। मार्च 2024 की स्थिति में हमारे राज्य में बैंक की संख्या 47 है, ब्रांच की संख्या 3412, यही था यहां पर भी 3412। ओके। इसके पहले देखोगे मार्च 2023 में 47 बैंक था, मार्च 2022 में 42 बैंक था, कम था, और मार्च 2021 में 56 बैंक थे। मतलब बैंक की संख्या घटी है। ठीक है, नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस इतना याद रखो। करंट पीरियड में मार्च 2024 की स्थिति में बैंक की संख्या 47 है और ब्रांच की संख्या 3412 है। एटीएम वेटीएम नहीं पूछा जाएगा, कितना जमा है नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बैंकिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जन धन योजना बहुत चला था 2014 में। ठीक है, अभी भी वर्तमान में चल रहा है, बट उसमें बहुत फेमस हुआ था जन धन योजना। ठीक, तो अब जन धन योजना को हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले तो कब लॉन्च हुआ, तो 28 अगस्त 2014 को ये आरंभ किया गया है। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट को याद करो। 28 अगस्त 2014 को ये जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDYI, ये स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना ये स्टार्ट किया गया था। वाई, अच्छा वाई मतलब ये आई नहीं आएगा, वाई बस होगा। ठीक, ये स्कीम स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को। इसके अंतर्गत क्या होता है, सार्वभौमिक ऋण, मतलब यूनिवर्सल तरीके से क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, मतलब ये ऋण देने की स्कीम है। बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। मोटा मोटा लिख दिया है। अब ये भी देख लो, जो लाभार्थी होंगे, बेनिफिशियरी होंगे, उनको 1 लाख रुपए के रुपे डेबिट कार्ड होने पर दुर्घटना बीमा का कवर मिलेगा। 1 लाख रुपए का दुर्घटना अगर होता है, ठीक, तो उसे बीमा कवर मिलेगा 1 लाख रुपए तक। कंडीशन है रुपे डेबिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15/8/2014 से 26/1/2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं, वह योजना के अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये बस याद रखिए, इस स्कीम में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की फैसिलिटी है और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर की फैसिलिटी है। ये उन लोगों को मिलेगा जो 15/8/2014 के बाद से 26/1/2015 के बीच में फर्स्ट टाइम बैंक में खाता खुलवाएंगे। इसका भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। अब देखोगे प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रगति भी देखोगे छत्तीसगढ़ में, तो टोटल बेनिफिशियरीज मतलब लाभार्थी कितने हैं, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में 12.7 लाख है, और अर्बन सिटीज में, अर्बन एरिया में देखोगे तो 5.4 लाख है। तो टोटल बेनिफिशियरीज, बस ये डेटा याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ में 18.17, मतलब 1 करोड़ है। रुकिए थोड़ा इसको डेटा को अपडेट कर देते हैं। 1,81,75,87 इतने लाभार्थी। ठीक है, ये 12 लाख नहीं होगा, ये 1.2 करोड़ है। ठीक, बस इतना याद रखिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो स्कीम है, इसको डिटेल में यहाँ पर लगा दिया है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। जैसे लॉन्चिंग है 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च हुआ था, है ना। लॉन्चिंग मतलब कि कब ये योजना स्टार्ट हुई थी। ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन देख लेना एक बार, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये क्या है, यही एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। डीबीटी, डीबीटी क्या है, मनरेगा में आप लोग पढ़े होंगे, आजीविका रूरल डेवलपमेंट वाले सेक्शन में, मनरेगा में, कि जो भी मनरेगा के मजदूरों को इनकम होता है उसको कैश में ना देके उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है ये एक बार बताता हूं। देखो, जो डीबीटी है
ये डीबीटी का फायदा क्या है। मान लो ये गवर्नमेंट है, एक सेकेंड, ये मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दे रही है पैसा, चाहे वो मनरेगा का जो कमाया हो वो पैसा हो, अर्न पैसा हो, इनकम हो, या कोई भी जैसे पीएम हाउसिंग वाला है जिसको हम लोग आवास योजना भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट मान लो 1 लाख रुपए आवास के लिए स्वीकृत करी, और ये है बेनिफिशियरी, मतलब लाभार्थी, आम आदमी, ठीक है, लाभार्थी, ये लाभार्थी है। अगर 1 लाख रुपए सरकार देगी तो सरकार बैठी है न्यू दिल्ली में, सपोज करते हैं हम लोग न्यू दिल्ली, और या फिर अगर राज्य का हुआ तो रायपुर, तो सरकार आपके घर में देने तो आएगी नहीं पैसा, ठीक, तो वो किसी न किसी माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो माध्यम बनेंगे और माध्यम से ये पैसा आएगा। मान लो इसके माध्यम, इसके पास पहले आया, ये पहला माध्यम हुआ, फिर ये दूसरा माध्यम के पास पैसा आया, तो यहाँ से पैसा क्या हो जाता है, कटौती करना चाहिए। अगर 10% का करप्शन भी लगाऊं मैं, 10% कम हो जाएंगे, तो ये इसके पास 90,000 आएगा, फिर 90,000 में फिर 10% लगाओ तो 9,000 और कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करते जाओगे, लाभार्थी को 1 लाख रुपए सरकार भेजी और लाभार्थी को मिलेगा 40,000, 50,000, 60,000 के आसपास, ये होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो पहले बैंक अकाउंट ओपन करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट था, इतना आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए तो ही आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो, फिर पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ना क्या किया, ये जो प्रक्रिया थी इसको आसान किया। अब कोई भी बैंक अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीरों को तो होता ही है, गरीबों का भी बैंक अकाउंट खुलेगा। तो यही योजना था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके लिए एकदम आसान कर दिया गया प्रक्रिया को, कि नॉर्मल जो पीपल है, जो गरीब इंसान है, वो भी जाके आराम से क्या ओपन कर सकता है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। तब सब ग्रामीण लोग बैंक अकाउंट ओपन किए। तो ये बीच के जो बिचौलिए थे, यहाँ पर जो बिचौलिए है ना, ये इनका कंसेप्ट खत्म हो गया। अब लाभार्थी का क्या होगा, बैंक अकाउंट है, ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं जनधन को। जीरो बैलेंस मतलब उसमें आपको बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रुपे कार्ड भी, मतलब जो डेबिट कार्ड होता है जिसको हम लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं, एटीएम कार्ड की भी फैसिलिटी इसमें दी जाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट 1 लाख भेजेगी, डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक अकाउंट में इसको डाल दिया जाएगा 1 लाख रुपए। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख जितना भी डालती हो, तो लाभार्थी इसका डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा, इसलिए 1 लाख रुपए का, है ना। ये जो बीच के बिचौलिए थे इनका कंसेप्ट खत्म हो गया। तो यही है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये भी इस जो स्कीम है, जनधन वाला जो खाता स्कीम है, उसका ये भी एक फायदा हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग और इसको देखना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो अब सर पे वीडियो है तो इतना डिटेल में इस चीज को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देख लीजिएगा इसको। बाकी जो समझ नहीं अगर पूछेगा, स्कीम्स का जो हाईलाइट है, जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, इसके लिए आपको बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रुपे डेबिट कार्ड का भी फैसिलिटी है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। अब आगे चलेंगे, मुद्रा, जो एक मुद्रा योजना है ना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा लोन का फुल फॉर्म हो गया, MUDRA। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा योजना हो गया। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस योजना में क्या होता था, इस योजना के माध्यम से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, गरीब लोग, उनको सरकार क्या कर देती थी, लोन। इस योजना के माध्यम से सरकार ही लोन दे रही है, मतलब सरकार मतलब बैंक, जो बैंक है वो बैंक को मुद्रा योजना के तहत लोन देने के लिए कहा गया था। तो क्या मुद्रा योजना के पहले बैंक लोन नहीं देती थी, बैंक तो लोन देती थी, लेकिन जो आम आदमी है उनको लोन आसानी से मिलता नहीं है। अगर आप आज के डेट पे जाओगे, अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास काम नहीं है, तो गवर्नमेंट बैंक जाओ और लोन के लिए अप्लाई करो, इधर कार लोन हो, हाउस लोन हो, कुछ लोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले 10 तरह के डॉक्यूमेंट मंगाएंगे कि 3 साल का आप इनकम टैक्स रिटर्न भरे हो कि नहीं भरे हो, आपकी इनकम के सोर्सेस क्या है, मतलब बहुत तरह के। बिजनेस लोन तो छोड़ ही दो, ये सब लोन नहीं दे रहे। हाउस लोन सबसे इजी लोन है, अगर नहीं लोन पटाओगे तो घर को बैंक जब्त कर लेगी। तो बिजनेस लोन ऐसा होता है कि मान लो 1 लाख रुपए बिजनेस लोन बैंक दी है, मैंने बिजनेस किया और मुझे लॉस हो गया और बिजनेस बंद हो गया, तो बैंक रिकवर कैसे करेगी, बिजनेस तो है ही नहीं अब,
तो रिकवर कैसे करेगी, इसलिए गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए लोन देती नहीं थी। तब सरकार ने एक मुद्रा लोन योजना के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से बैंक के साथ मीटिंग वगैरह की है और बोले कि आप लोन दो, गारंटी हम लेते हैं। मतलब गारंटी कौन, हम मतलब सरकार। तो यही है मुद्रा लोन योजना। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है शिशु ऋण योजना, दूसरा है किशोर ऋण योजना और तीसरा है तरुण ऋण योजना। यही 3 योजना के नाम को कौन पूछता है, व्यापक, कि शिशु ऋण योजना में लोन की लिमिट कितना है। तो 50,000 तक के लोन इस योजना, जो शिशु ऋण योजना है, यहां तक आपको कितने लोन मिलेंगे, केवल 50,000, 50,000 रुपए का लोन का प्रावधान है। किशोर ऋण योजना में अब ये 50,000 से लेकर 5 लाख तक है। 50,000 से, या मैं लिखते चलता हूं, 50,000 से 5 लाख तक लोन किशोर ऋण मिलेगा। और जो तरुण ऋण योजना है, ये 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 5 लाख से 10 लाख तक है, ठीक। और अभी ये करंट में भी है, ये जो मुद्रा योजना है ना, ये भी वर्तमान में करंट में भी है। कल ही या परसों की न्यूज़पेपर में आया था, जिसमें मोदी जी, जो जिनको लोन दिया गया है और जो सक्सेस हुए हैं, उनसे मोदी जी का एक मीटिंग हुआ है। तो ये करंट में है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत चांसेस है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये योजना 8 अप्रैल 2015 यहाँ पर दिया है ना, इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई थी। यह न केवल उद्यमियों की जीवन से सुधार लाएगा, पर पढ़ लेना, ठीक है। और डीबीटी क्या है, ये हम लोग अभी देखे हैं। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हिंदी में बोलते हैं इसको। और डिटेल में पढ़ना है तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। बैंकिंग के बाद जो है सामाजिक सुरक्षा योजना। अब सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मतलब बीमा के, इसका मतलब है बीमा। अगर दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है या अपंगता मतलब विकलांग हो जाता है, तो सरकार कुछ योजना के माध्यम से उसको क्या देगा, बीमा या पैसा उसको भुगतान करेगा। यही ये सामाजिक सुरक्षा योजना है। अब इसको देखोगे आप लोग, तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजना, पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। ये डेटा, इसका एग्जैक्ट डेट भी देख लेना आप गूगल करके कि किस डेट से, बट यहाँ पर ईयर है मई 2015, मंथ और ईयर। ये 3 स्कीम स्टार्ट किए थे मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया और अटल पेंशन योजना। अब तीनों योजना को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित और तैयार की गई जीवन बीमा योजना है, जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष के आयु, अब ये आयु भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एज क्या लिख दिया है, 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कि आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रुपए है, ठीक। इसमें एक आपको मिनिमम किस्त पटाना पड़ेगा, जो कि है 330 रुपए, और वो भी ये वार्षिक है ना, वो ईयरली, पर ईयर आपको 330 रुपए इसमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हर भी जितने बीमा होते हैं, आपको बीमा पता है, LIC जो है, LIC में पॉलिसी होती है, विभिन्न पॉलिसी के अलग अलग किस्त होते हैं ना, जैसे कोई 1,000 रुपये पर मंथ पे कर रहा है, कोई 2,000 पर मंथ पे कर रहा है, ठीक। अब यही बीमा का मतलब तो यही होता है ना, कि दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई या कुछ ऐसा घटना घट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो कंपनी है, बीमा कंपनी, उसका भुगतान करेगी, है ना। लेकिन उन बीमा के जो किस्त होते हैं, महीने के किस्त बहुत ज्यादा होते हैं, तो सरकार ने अपने हिसाब से एक बीमा योजना लेके आया है आम जनता के लिए, जिसका किस्त भी देखोगे तो 330 रुपये 1 साल का है ना। 1 साल में केवल 330 रुपये करना है, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त की जाएगी, ठीक। जैसे कोई पर्सन ने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना को लिया, तो उसका हर साल 330 रुपए कटेगा, ठीक है। 330 रुपए हर साल कटेगा इस योजना के। अगर मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी है या नामित व्यक्ति है, उसको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। आजकल बैंक में ये मैंडेटरी रूप से कर दिया गया है कि आप लोग बीमा बेचो इतना रुपए का, ठीक। चलिए,
इसको देखते हैं, 2 लाख रुपए की प्राप्त होगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 1 वर्ष की नवी क्या लिखा है, नवीकरणीय योजना है, जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है। इसमें 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए प्राप्त होता है। अब देखो, पहला क्या था, प्रधानमंत्री जीवन, यह मैं थोड़ा रफ कर दूं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। इसमें क्या है, अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए की राशि नामित व्यक्ति को दी जाएगी और इसका प्रीमियम कितना होगा, जो प्रीमियम है वो 330 रुपए वार्षिक है। ठीक। लेकिन जो दूसरा स्कीम है सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम 12 रुपए वार्षिक है, केवल 12 रुपए कटेगा हर साल, जिसपे 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी अगर मृत्यु होती तो, है ना। दुर्घटना से हुई मृत्यु या सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसपे 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। अगर आंशिक स्थायी विकलांगता है तो 1 लाख रुपए प्राप्त होगी। बस ये डेटा याद रख लेना कि इस वाले में 300 रुपए 330 रुपए प्रीमियम है पर ईयर, और इसमें ये वाले सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए की वार्षिक प्रीमियम है। फिर सुकन्या समृद्धि खाता, उसके बाद अगला स्कीम है सुकन्या समृद्धि खाता। यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। ठीक, डेट याद रख लेना, 22 जनवरी 2015। इस योजना में निवेश करने पर 9.1% की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से इस 9.1% को बढ़ाकर 9.2% कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जाएगी। ठीक, तो इस स्कीम को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे बाद में, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है और डिटेल में देख लेंगे। बाकी ये क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक भाग है। ठीक है, एक स्कीम चल रही गवर्नमेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी स्कीम का एक भाग है। ठीक, तो बेटी के नाम से इसमें क्या किया जाता है, अकाउंट ओपन किया जाता है और उस पर सरकार क्या करती है, 9.2% ब्याज अभी वर्तमान में दे रही है 2015-16 से। अटल पेंशन योजना, यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने के लिए स्वीकृत की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पेंशन क्या होता है जनरली देखोगे, पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया सरकार द्वारा। लेकिन प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो सरकार ने ही अपने हिसाब से एक योजना बना दिया जिसका नाम रखा है अटल पेंशन योजना। तो इसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ कहीं पर था, एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक, जो इनकम टैक्स जो कटता है ना, उसके श्रेणी में नहीं आते हैं। तो यह योजना समाज के उन लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड हो गए, वाहन चालक हो गए, घरेलू कार्य में सहायता के लिए जो काम करते हैं उनके लिए लागू की गई है। अब सुरक्षा गार्ड है, मान लो एक एज तक काम किया, अब उसका एज मान लो 70 हो गया, अब वो काम नहीं कर पा रहा है, तो सरकार उसको पेंशन देगी 1,000 से 5,000 रुपए तक का पेंशन का इसमें प्रावधान है। ठीक है, बाकी डिटेल में मैंने और डाल दिया है। ये मई 2015 में स्टार्ट किया गया है। गरीब, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों में के श्रमिकों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, आप इसको देख लेना। ठीक है, ये 18 से 40 वाला एज हो गया, मैं इसको और डाल दिया हूँ डिटेल में गूगल करके। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं नाबार्ड को। नाबार्ड आप लोग पढ़े ही होंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एन ए का मतलब नेशनल हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक, तो इसकी स्थापना भी देख लो। इसकी स्थापना हुई है, नाबार्ड की स्थापना है 12 जुलाई 1982 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बैंक का स्थापना हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय है मुंबई। मोस्टली बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई ही है। ठीक, कार्य है वित्त पोषण, पुनर्वित्त, संवर्धन, विकास योजना, निगरानी, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, ये इसका क्या है, कार्य है। उद्देश्य है ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है।
ठीक। अब ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड द्वारा कुछ कुछ स्कीम्स हमारे छत्तीसगढ़ के लिए या स्टेट्स के लिए भी किया जाता है, उसको देखेंगे। तो पहला है ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, मतलब जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी डेवलपमेंट के लिए एक फंड दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रामीण आधारभूत, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के लिए एक फंड है। तो वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2022-24 के दौरान कितना रुपए फंड मिला है? 1770.71 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, ऋण राशि स्वीकृत की गई है। ये डेटा बस याद रख लेना, ये डेटा बस याद रखिए, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट। अभी जो 1770.71 करोड़ रुपए है वो क्या क्या चीज के लिए है, इतने सारे चीज यहाँ पर लिखे हैं लेकिन आपको याद नहीं रखना, यही डेटा याद रख लो। 17.70 करोड़ रुपए का है। 124 ग्रामीण सड़कों के लिए इतना करोड़ रुपए है। 8 ग्रामीण पुल के लिए इतना करोड़ रुपए है। 10 सिंचाई परियोजना के लिए इतना करोड़ रुपए है। 20,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप सेटों के लिए इतना करोड़ रुपए। बाकी इतना काम का नहीं है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, नाबार्ड का फंक्शन क्या है? रूरल डेवलपमेंट। मेनली इसका फंक्शन है ग्रामीण एरिया को क्या करना? विकास करना, डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को गठन किया गया है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुनर्वित्त सहायता। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, सहकारी बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक को कृषि उत्पादन ऋण एवं कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में निवेश पुनर्वित्त की सहायता दी गई थी। ठीक है, डेटा काम नहीं है, पुनर्वित्त सहायता बस समझ लेना। नाबार्ड कहाँ कहाँ पर हेल्प कर रहा है, कौन कौन से सेक्टर के बैंकों का हेल्प कर रहा है? तो जो भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? एसबीआई, पीएनबी, ये जो बैंक है वो सब कमर्शियल में आते हैं। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्स बैंक बोलते हैं ना, तो ये कोऑपरेटिव बैंक हो गया। और आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं। इन सब तीनों बैंकों को कृषि उत्पादन ऋण और कृषि एवं संबंध, कृषि से रिलेटेड जो गतिविधि है उनके लिए क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। अब कितना लोन दिया है ये सब इतना याद नहीं रखा जा सकता। ठीक, फिर मार्कफेड की सहायता। नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिसको मार्कफेड कहते हैं, उनको उसको भी ऋण दिया जाता है। ठीक है, मार्कफेड का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। इसको भी क्या करता है? नाबार्ड सहायता करता है। ठीक, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस डेटा को इतना याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, भले एग्जाम में आ सकता है बट किसी से बनेगा नहीं वो, इतना डेटा थोड़ी याद रहेगा यार। चलिए, सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता। सहकारी बैंकों को तो पुनर्वित्त की सुविधा नाबार्ड द्वारा दिया ही जाता है। यह एक अल्पकालीन बहुउद्देशीय ऋण उत्पादक है जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं राज्य सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्दिष्ट गतिविधियों के तहत उनके द्वारा किए जा रहे उधार व्यवसाय का वित्त पोषण करता है। नाबार्ड द्वारा इन सहकारी बैंकों को, ये डेटा इसका भी है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं सीधे सीधे बता दूं, नाबार्ड जो है तीनों तरह के बैंकों को, जो चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो नॉन कमर्शियल मतलब सहकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव, सहकारी ना, नॉट सरकारी और सहकारी में अंतर है, ये सहकारी है, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, और आरआरबी, इन तीनों बैंक को क्या किया जाता है? वित्त पोषण किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, यही इसका फंक्शन है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो विशेष विकासात्मक पहल है उसको देख लेते हैं। एक है स्वयं सहायता समूह, कैसे बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं ना। आपने स्वयं सहायता समूह के बारे में बहुत डिटेल में आजीविका वाले सेक्शन में पढ़ा ही होगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, बैंक लिंकेज कार्यक्रम स्व सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने का कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 1991-92 में शुरू किया गया था। ठीक है, बस ये इतना ही याद रख लो। ठीक, नाबार्ड द्वारा एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लिंक करने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था 1991-92 में, प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया था। तब से नाबार्ड स्वयं सहायता समूह के प्रसार और संवर्धन कर रहा है तथा स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण से जोड़ने का कार्यक्रम कर रहा है और वित्त पोषण भी कर रहा है। ठीक,
बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एसएचजी क्या होता है, आजीविका और ग्रामीण विकास में पढ़े होंगे, वो याद रख लेना और ये डेटा याद रख लेना। ठीक। फिर एक होता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, संयुक्त देयता समूह। नाबार्ड ने काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूहों के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए एक योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2024 की स्थिति में 5.90 लाख संयुक्त देयता समूह JLG, मतलब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप JLG वाले ग्रुप हैं। कितने हैं? 31 मार्च 2024 की स्थिति में अपने यहाँ 5.90 लाख JLG के समूह है। ठीक, बस इतना याद रखिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आदिवासी विकास निधि के तहत बाड़ी विकास, आगे देख लेना। आदिवासी विकास निधि के तहत बाड़ी विकास, ये एक स्कीम है नाबार्ड द्वारा ही स्थापित। आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां सफल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से क्या किया जा रहा है? आदिवासी परिवार को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सब तो नॉर्मल से समझ में आ गया। अब जो मेन फैक्ट है वो ये है कि अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 25 जिलों में कुल 90 बाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। कितने जिलों में? 25 जिलों में। और कितने बाड़ी विकास परियोजनाएं सेटअप किया गया है? 90। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर जो फंड है, जो मार्च 2024 तक इतने करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, पूछने के लिए व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, ठीक, लेकिन इतना डेटा आपको याद रहेगा क्या? ये भी सोचिए ना, इतना डेटा याद रहेगा? नहीं रहेगा, इतना डेटा याद नहीं रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे के कितने सारे टॉपिक्स है, 15-20 टॉपिक में बटा हुआ है, तो इतने सारे डेटा थोड़ी याद रहेगा। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस, देखो सिलेक्शन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है। सब पढ़ने बैठोगे, हर डेटा याद करने का प्रयास करोगे तो कुछ एंड में कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए कुछ चीज छोड़ना भी है आपको। ठीक। वाटरशेड विकास, ये लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट टाइम ईडीओ हुआ है वहां से यहाँ से क्वेश्चन बना है। लास्ट ईडीओ 2017 में हुआ था शायद, तो 17 वाले ईडीओ में अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ना, वाटरशेड विकास से क्वेश्चन बना है। क्या क्वेश्चन बना है वो याद नहीं है, लेकिन बना है, तो देखते हैं इसको। ग्रामीण क्षेत्र में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड की इस वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में संचयी रूप से 70 वाटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृत राशि इतना करोड़ रुपए है तथा इसके अंतर्गत इतने हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है। बस अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाटरशेड विकास जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नाबार्ड द्वारा, नाबार्ड द्वारा। ठीक, हमारे राज्य के 19 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये भी याद रख लीजिएगा, 19 जिलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और संचयी जिलों में संचयी रूप से 70 वाटरशेड, कितने परियोजना है? 70 वाटर शेड। शेड का मतलब ढकना, तो वाटर को जनरली जहां पर भी वाटर होगा उसको शेडिंग किया जा रहा है, ढका जा रहा है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। 19 जिला में 70 वाटर शेड का निर्माण किया गया है, इसके अंतर्गत इतने हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है। ठीक, ये फंड है, इतना रुपए राशि जारी हुआ है 31 मार्च 2024 तक। ठीक, अब जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड ही एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन, जो जलवायु परिवर्तन के लिए हमारे राष्ट्र में जो काम कर रहा है वो एकमात्र संस्था कौन है? नाबार्ड। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना नाम है छत्तीसगढ़ में महानदी के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयास से मंजूरी मिली है। एरिया का नाम हमारे राज्य में क्या है? छत्तीसगढ़ में महानदी वाला एरिया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महानदी के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ जो डुबान भूमि जहां पर अधिकतर बाढ़ आता है,
भूमि के 3 जिलों धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार में जलवायु अनुकूलन हेतु एकीकृत कार्य नीति को बढ़ावा देने सहित जलवायु अनुकूलन हेतु परियोजना क्षेत्र के निवासियों को अनुकूलन क्षमता में वृद्धि क्षेत्र और क्षेत्र के पारिस्थितिकी को यथासंभव पुनर्बहाल करने हेतु उपाय अपनाना है। इस परियोजना का वित्तीय व्यय इतना करोड़ रुपए है, बाकी कोई काम का नहीं है, कुछ काम नहीं। जिला बस याद रख लेना, कौन कौन से जिला है, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार, ये 3 जिला में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड काम किया जा रहा है नाबार्ड द्वारा, बस दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, बाकी छोड़ देना। अब क्या है, कृषक क्लब और कृषक उत्पादन संगठन, इसको देख लेते हैं। नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि, एक निधि है, फंड है प्रोड्यूस फंड, इसके अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। और नाबार्ड द्वारा स्थापित पीओडीएफ आईडी जो फंड है, इसके अंतर्गत 7 कृषक उत्पादक संगठन स्थापित किए गए हैं। ठीक, आगे देखेंगे, भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन की केंद्रीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 15 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादन संगठन के गठन हेतु स्वीकृति, भी कोई काम का नहीं है, छोड़ देना। अब आते हैं सहकारिता कोऑपरेटिव। सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा रूप है जो कि पारस्परिक सहायता और आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं का संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है। सहकारिता का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पता है? जैसे 5 लोग हैं, ये पहला आदमी हो गया, ये दूसरा आदमी हो गया, ये तीसरा आदमी हो गया, चौथा आदमी और पांचवा, ये पांचों लोग मिलके आपस में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। मान लो इसको वित्त का नॉलेज है तो ये वित्त से संबंधित गतिविधि करेगा, इसको मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज है, इसको भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज है, तो दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब कृषि से रिलेटेड काम करेंगे। इसको मान लो मार्केटिंग का नॉलेज है तो ये मार्केटिंग का काम करेगा, इसको किसी और चीज टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो ये टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर को देखेगा, और ये पांचों मिलके एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे और एक कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यही कॉपरेशन का मतलब है, यही सहकारिता है एक्चुअल में। तो इसी कंसेप्ट को लेके सहकारिता एक विभाग बना है हमारे देश में, और एक सहकारिता एक विभाग के अलावा एक मंत्रालय भी है। अभी देखोगे तो सहकारिता के मंत्री, वर्तमान में मंत्री कौन है, ये मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। जो हमारे राज्य देश के गृह मंत्री हैं वही सहकारिता मंत्री भी है। चलिए इसको देखना आप लोग, इंट्रोडक्शन है, इतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सहकारिता में एक अल्पकालीन साख संरचना, जिसके बारे में ऊपर पढ़े थे, ऑलरेडी देख चुके हो, मतलब छोटे, अल्पकालीन का मतलब होता है 1 ईयर, 1 साल के लिए लोन देना। तो सहकारी बैंकों द्वारा, थोड़ा पढ़ देता हूं मैं, सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद के लिए कीटनाशक, औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज, इन सब के लिए क्या किया जाता है, अल्पकालीन लोन दिया जाता है। ठीक, तो प्रदेश में अल्पकालीन साख संरचना का त्रिस्तरीय ढांचा कार्यरत है। ये त्रिस्तरीय ढांचा हो गया, ठीक है, वो भी काम का नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया उसको। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देख लो, कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, एक रायपुर, 2 दुर्ग, तीसरा बिलासपुर, चौथा अंबिकापुर, 5वां जगदलपुर, 6वां राजनांदगांव। रायगढ़ के परिसीमन के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की शाखा है, रायगढ़ और जशपुर जिले में। अब जो रायपुर वाला हो गया, रायपुर वाला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, धमतरी में है, महासमुंद में है, गरियाबंद में है, बलौदाबाजार में है, रायपुर में है और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। दुर्ग जिले का जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, बालोद, बेमेतरा और दुर्ग मतलब बेदूबा में। ठीक, बस यही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शाखा कितने हैं, कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति संख्या है, ये सब डेटा याद नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक, बस इतना याद रखा जा सकता है कि टोटल कितने शाखा हैं सहकारी बैंक के, तो 344 है, और इतने इसके 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है, जो ऊपर भी आप लोग देखे होंगे, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग धान बेचते होंगे, आप जो भी गांव से रिलेटेड है उनको पता होगा कि जिला सहकारी जो बैंक है उन्हीं में धान का पैसा आता है, इसलिए इस बैंक में लंबे लंबे लाइन लगे होते हैं। जब धान का पैसा आता है, धान बेचने के बाद जब पैसा आता है तो इन्हीं बैंक के माध्यम से उसको निकाला जाता है।
ठीक। अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषि को ऋण वितरण किया जाता है। अब लोन को 0% कर दिया गया। आप देखोगे 2014-15 से, तो 2014-15 के पहले तक, मतलब 2012 से 2013-14 तक, 2012 से 2014 तक 1% ब्याज दर लिया जाता था। 2008 से 12 तक 3% था। अगर आप देखोगे 2004 से 2006 तक 9% ब्याज था, मतलब इनिशियली 9% लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको सरकार ने कितना कर दिया है, 0% कर दिया है। ठीक, ये भी नहीं पूछेगा, बस 0% कब से किया है वो डेटा देख लेना, वही इंपॉर्टेंट है। अब सहकारी बैंक द्वारा किस तरह के लोन दिए जाते हैं, तो पहला ऋण व्यवसाय। प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी केंद्र है, ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं, ये भी आप लोग देख चुके हैं, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेगा। अब अल्पकालीन ऋण, कृषि ऋण दिया जाता है ना, जो कि 0% ब्याज दर, मतलब ऋण ब्याज मुक्त है ना। ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है, 5 लाख रुपए, ये इंपॉर्टेंट है। कितना लाख रुपए मैक्सिमम दिया जाता है, 5 लाख रुपए। तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फसल ऋण में नगद और वस्तु का अनुपात कितना है, नगद अनुपात वस्तु, तो ये कितना है, 60:40। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, तो मुझे 60,000 रुपए नगद दिया जाएगा और 40,000 रुपए का सामान दिया जाएगा। सामान में क्या दे देंगे, खाद मिल जाएगा। ठीक, खाद हो गया पहला। दूसरा, कुछ कृषि यंत्र हो सकते हैं, मेनली खाद ही दिया जाता है, ठीक है, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, इस तरह के खाद ही दिए जाते हैं मेनली। और कुछ केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाले दवाइयाँ, वो भी दे देते हैं। ठीक, तो यही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अल्पकालीन कालीन ऋण, कृषि ऋण में 5 लाख रुपए मैक्सिमम दिया जाता है, ब्याज मुक्त है, ब्याज नहीं दिया जाएगा। फसल ऋण में नगद और वस्तु का अनुपात 60:40 है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, गौ पालन हेतु ऋण दिया जाता है, इसके लिए 2 लाख रुपए है, 1% ब्याज लिया जाता है। 2 लाख रुपए अधिक एवं 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज है, मतलब 2 लाख रुपए तक के ऋण पे 1% ब्याज है, 2 लाख से अधिक एवं 3 लाख रुपए तक 3% ब्याज है, ये देख लेना। मछली पालन के लिए भी कुछ कंसेप्ट है, देखना। 3 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, जो कि 0% ब्याज पर होगा। उद्यानिकी के लिए 3 लाख रुपए तक 0% ब्याज, मतलब ब्याज मुक्त है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। मछली पालन में 3 लाख रुपए तक अधिकतम दिया जाएगा, ब्याज मुक्त है। उद्यानिकी में 3 लाख रुपए तक ब्याज दिया जाएगा, जो कि 3 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा, जो कि ब्याज मुक्त है। लाख पालन हेतु, लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण की ब्याज दर वर्तमान में दिए जा रहे अल्पकालीन कृषि ऋण के समान 0% होगा। ठीक है, लाख पालन को भी 0 कर दिया गया है, इसको याद रख लेना। अब आगे देखो, थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 1/4/2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट वेट याद रख लेना। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ धान उपार्जन, राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों को धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत 2739 उपार्जन केंद्र है, ऑलरेडी ऊपर देख चुके हो, वही चीज फिर से रिपीट हुआ है, जो कि केंद्र कंप्यूटरकृत है ना। रासायनिक उर्वरक का वितरण प्रदेश में 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरक का वितरण किया जा रहा है, ये भी डेटा है, इनको याद रखना। रासायनिक उर्वरक मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद है, उसको इतने 20,000 मतलब 2058, ऊपर भी देखे थे आप लोग, 2058 जो सहकारी समिति है उनके माध्यम से ही ये खाद भी दिया जा रहा है। अब देखोगे प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने कितने हैं, तो पहला भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में है। दूसरा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, मतलब वही भी कवर्धा में है। तीसरा मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर में है, अंबिकापुर लिखा है, आई थिंक ये सूरजपुर में है, एक बार देखना पड़ेगा इसको। चौथा दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद में। ये 4 आपको याद रखना है, इतने शक्कर कारखाने हैं।
ठीक, इसको तो छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में भी पढ़ोगे आप लोग। इसका स्थापना ईयर देख लेना, 2002, 3, 16, 17, 2009, 10, 2009, 10। ठीक, दैनिक पेराई क्षमता कितनी है? 3500, ये 2500, ये 2500, 1250। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये छत्तीसगढ़ सेक्शन में देखोगे कि को जनरेशन पावर प्लांट भी है मेगावाट में, ये 12 मेगावाट का बिजली उत्पादन कर रहा है। लौहपुर सरदार वल्लभ पटेल वाला 14 मेगावाट का है। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर वाला 6 मेगावाट का है। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना ये 3 मेगावाट का, टोटल 35 मेगावाट का बिजली भी क्या किया जा रहा है? जनरेट किया जा रहा है। ठीक, किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन प्रदेश में स्थित 4 सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई वर्ष 2023-24 में गन्ना कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना की खरीदी की गई है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे देखो, सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य। तो पहला इथेनॉल प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल प्लांट बोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया। हमारे देश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? कवर्धा में बोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी क्षमता 80 किलोलीटर प्रतिदिन है। इसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 15/7/2023 से प्रारंभ हो चुका है। 80 किलोलीटर प्रतिदिन इसका क्या किया जा रहा है? इथेनॉल उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा, मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कोंडागांव जिले में किया गया है। ठीक, डेट देखोगे तो 14/1/2022 से है और इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रस्तावित इथेनॉल संयंत्र की लागत 140.67 करोड़, कोई काम का नहीं है। इसकी 80 किलोलीटर प्रतिदिन इसकी क्षमता होगा। ठीक, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ बैंकिंग और सहकारिता वाला। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करिएगा। ठीक।